पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में वही कहानी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आगे पढ़ाना चाहिए कि नहीं? आधा अधूरा छोड़ के निकलने कहीं और, तो उसको पूरा करते हैं और आज के इन 2 लेक्चरों में वो हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। उसको करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसी अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। हमने लास्ट यहाँ तक टॉपिक किया था कि डिफरेंट आर्टिकल्स हमने आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करके दिए। हमने उनका पर्पस, उनकी यूटिलिटी आपको समझाई, किस तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्हें अप्लाई किया जा सकता है ग्रेजुअली, जब हमारे पास रिसोर्सेज वेंगे, जब कंट्री उतनी वेकेंट हो जाएगी और जब पॉलिटिक्स इतनी कमिटेड होगी। हमने उस सेंस में आपको वो समझाया। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्रिटिसिज्म पे भी बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे जो सैंक्शन हैं वो भी बात करेंगे। हम इसके रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ वो भी डिस्कस करेंगे। किस तरह से ये केस बाय केस इवॉल्व हुआ सारा कन्फ्लिक्ट से कंक्लूजन, उस पर भी डिस्कस करेंगे और हम टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहले जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे जो क्रिटिक्स के तौर पर उभरे, जो इसे क्रिटिसाइज़ करते थे। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एवेलुएट किया, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। हम उस क्रिटिसिज्म को समझेंगे, फिर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे जो कि इवॉल्व होता है अपने आप ही उस टॉपिक की नॉलेज से, जो नॉलेज हमने आपको पिछले 2 लेक्चर में दी, और आप भी उसे करेक्ट मानेंगे। पहला क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये कहता है कि नो लीगल फोर्स। तो ये तो हमें क्लियर ही है कि सर बी एन राव कौन थे? मैं पहले दिन से ही आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। तो बी एन राव ने ये कहा कि भाई जो भारतीय हैं इनको हमें अधिकार देने हैं, राइट्स देने हैं। हम राइट्स को नैरो नहीं करते। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ऑलवेज। एक चीज़ है कि हम कम राइट्स दें, लेकिन एक चीज़ है कि हम ये मान रहे हैं कि कम राइट्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शायद अभी रिसोर्सेज की कमी है, शायद वो राइट्स तो फुलफ़िल नहीं किए जा पाएंगे स्टेट के द्वारा, और अभी कंट्री उस पोजीशन में भी नहीं है कि इस तरह के राइट्स अभी दिए जाएं। लेकिन हम अब दूसरी तरफ ये मान रहे हैं कि हम राइट्स को इतना नैरो भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, लिमिटेड, ताकि भविष्य में लोकतंत्र इवॉल्व ना हो उस वे में जैसा हम चाहते हैं। तो वो फिर उनके सामने एक असमंजस है। उसको ख़त्म करने का तरीका एक ये है कि एक अधिकार हैं जो ऐसे हों जो जस्टिशिएबल बना दिया जाए, और दूसरे अधिकार ऐसे हों जो जस्टिशिएबल ना बनाए जाएं। समय के साथ वो अपने आप ही कानून के रूप में उभरते चले आएंगे और लोगों को मिलते जाएंगे, लेकिन हमें देने वो अभी चाहिए। तो राइट्स जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल की कैटेगरी में डाल देने चाहिए। तो फिर उनमें से पार्ट 3 के अंदर आने वाले फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिशिएबल हुए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो कि नॉन जस्टिशिएबल के तौर पर जाने गए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसमें बहुत सी डिस्कशंस हुई, बहुत सी समझें हुई। सबने ये कहा कि भाई नॉन जस्टिशिएबल हैं तो फिर इनका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, इन्हें डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, वहीं से क्रिटिक्स ओवर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे जो ये मानते थे कि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैग्मेटिक व्यू है हमारा कि हम इसको अभी शक्तियाँ नहीं प्रदान कर रहे हैं जस्टिशिएबल बना करके, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शक्तियाँ बनेंगे। और वो कैसे, वो समझाते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये कहते हैं कि इसके पीछे लीगल फोर्स काम नहीं करेगी, इसके पीछे कोर्ट के प्रोसीजर्स काम नहीं करेंगे। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं उनके पीछे का बल अवेकेंड पब्लिक ओपिनियन होगा, ना कि कोर्ट प्रोसीजर्स। अगर आप सही मायने में फंडामेंटल राइट्स के पास जाएं तो फंडामेंटल राइट्स के पीछे की जो सही बल है वो एक तरह का कोर्ट प्रोसीजर्स है। यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट, दैट इज़ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, और आप जा करके वहाँ पे रिट पिटीशन लगा सकते हैं। देन द कोर्ट विल इशू द रिट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वो कोर्ट एक प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है आपको, जिसके वाया एक बल मिल रहा है फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन वेकेंट पब्लिक ओपिनियन जो है वो बल प्रदान करेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। वो वेकेंट पब्लिक ओपिनियन कैसे बल प्रदान कर सकती है? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये कहते हैं कि भाई जो भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक है वो मिनिस्ट्री कभी चाह करके भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर ही नहीं सकती लोकतंत्र में। तो इसके पीछे की रियल पावर जो है वो लीगल नहीं है, इसके पीछे की रियल पावर यानी कि रियल फोर्स जो है वो पॉलिटिकल है। तो ये पॉलिटिकल फोर्स से चलती है क्योंकि हमने लोकतांत्रिक सिस्टम दे दिया है। ऐसे में जो मिनिस्ट्री है वो पॉपुलर है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल है,
और वो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली टू द लोकसभा। और लोकसभा इज़ अ काइंड ऑफ पॉपुलर बॉडी, दैट्स व्हाई द नेम इज़ द लोकसभा। लोगों को रिप्रेजेंट करती हुई बॉडी है, बिकॉज द जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के इन द फॉर्म ऑफ मेंबर पार्लियामेंट, वो वहाँ पर बैठ रहे हैं, जिनको आम चुनाव में लोगों ने वोट डाल करके वहाँ पहुँचाया 5 वर्ष के बाद। तो इस तरह से वो ये कहते हैं कि कोई मिनिस्ट्री इग्नोर कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमने जो पॉइंट्स डाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, हर एक लोकतांत्रिक सरकार से लोग इसकी मांग करेंगे ही, और लोकतांत्रिक सरकारों को ये देना ही होगा, तभी वो वापस आएंगे। और यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दोहराई कि जो भी गवर्नमेंट पॉपुलर वोट पे रेस्टेड है, पॉपुलर वोट पे रिलाई कर रही है, वो इग्नोर नहीं कर सकती है इतनी ईजिली इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को। अदरवाइज फिर नेक्स्ट 5 ईयर के बाद उनके सामने उनका किया हुआ जो भी काम है वो लेकर के लोग पहुंच जाएंगे, और वो इस बात पर आश्रित होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं उनको आपने फुलफ़िल कितना किया या नहीं किया। अगर फुलफ़िल किया है तो आप अपने अगले 5 ईयर की टर्म को इंश्योर करते हैं, और अगर नहीं किया है तो आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि पॉलिटिशियंस उस समय में, देखिए मुद्दा ये हो जाता है कि अवेकन्ड पब्लिक ओपिनियन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि कुछ नेता काम करते हैं लेकिन फिर भी वो वोट नहीं पाते, हार जाते हैं, क्योंकि जब तक पब्लिक ओपिनियन अवेकन्ड नहीं होगी तो जात पात की, धर्म की, संप्रदाय की, क्षेत्र की राजनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ज़्यादा, भाषा के आधार पर वोट ज़्यादा मोबिलाइज कर जाएंगे, ना कि सेकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर देके। जैसे कि शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस की बात करें, महिलाओं को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात करें, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की बात करें, इस तरह के मुद्दे जो हैं, जब तक पब्लिक ओपिनियन बहुत अवेकन्ड नहीं होगी और वो ये नहीं समझ पाएगी कि भाई कंट्री के रिसोर्सेज जो हैं सही मायने में लोगों के लिए हैं, और उन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, कंट्री को एक डायरेक्शन में लेकर के जाने के लिए एक बॉडी इस्टेब्लिश होती है, दैट इज़ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट हमारे ही द्वारा, हमारे ही लिए स्थापित होती है, हम जैसे ही लोगों के द्वारा चलती है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऐसे में हमें पूरा अधिकार बनता है उससे इस तरह की मांगे करने का कि वो हमारा विकास करे, हमें रोज़गार दे, हमें शिक्षा दे, हमें सेहत दे, हमें रहने के लिए घर प्रदान करे, हमें आने जाने के लिए और जीवन लायक कई तरह की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे, हमारे जीवन की गुणवत्ता को, स्तर को वो बेहतर करे, लिविंग स्टैंडर्ड को और भी बेटर बनाए। ये मांगे हमें करनी है। लेकिन जब लोग एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाए जाएंगे, उनकी लिटरेसी को बढ़ाया नहीं जाएगा, उनको दीन दुनिया की खबर नहीं दी जाएगी, लोगों की मांगे वहीं तक सीमित रहेंगी, वो जात पात की आड़ में फंसे रहेंगे। वो अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रॉन्ग दिखेगा सोसाइटी में, रिलीजियस डिविजन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगी, और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो फिर रैम्पेंट हो जाती है ऐसे माहौल में। तब आप ऐसे मुद्दों पर फोकस नहीं करते हैं, आप इन कारनामों के आधार पर वोट ले जाते हैं। तो इसलिए अवेकन्ड पब्लिक ओपिनियन की बात भी की गई है कि जब वो होगा, वो इसके पीछे की रियल फोर्स है। अब आप लंबे समय तक पॉपुलर वोट सिस्टम में ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पालना भी नहीं हो रही है, फिर भी वो लोग चुन चुन करके आ रहे हैं, तो फिर तो आप खुद पे विचार कर लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है। देने वालों ने तो आपको दिया था कि भाई जब आप अवेकन्ड हो जाएंगे, देखिए आपके लिए हमने ये तिलिस्म रखा है, इस खजाने को खोलना, लेकिन चाबी है अवेकन्ड। अवेकन्ड पब्लिक ओपिनियन इज़ द की टू द ट्रेजर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जब तक आप अवेकन्ड ही नहीं है तो आप तो इस चैप्टर को समझे ही नहीं, आपको इसमें निहित आपके दूरगामी लाभ नज़र ही नहीं आए, आपका विकास ही नहीं दिखा, आपको पता ही नहीं लगा एक ऐसा भी स्टेट हो सकता है, ऐसा भी देश बनेगा। तो आप अभी भी किस बात पे चल रहे हैं, हमारी जात वाला है, इसको वोट डालना है, ये तो हमारे धर्म से है, इसको वोट डालना है, उसको छोड़ दो, ये तो हमारे कुल से है, इसको वोट डालना है, गोत्र से है, वोट डालना है, औरत के खिलाफ खड़ा है, इसको ही जिताना है, औरत जीत गई तो सबको दब के रहना पड़ेगा, औरतों की जूती के नीचे रहना पड़ेगा। इस तरह के विचार जब अभी भी रैम्पेंट होंगे तो फिर तो बहुत दूर की बातें हैं अभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहाँ पे गौ रक्षा की बात किसी और सेंस में कर रहे हैं गांधी जी कि वो ड्रॉट एनिमल्स की नस्लों को और भी बेटर करने की बात हो रही है, उनको स्लॉटर को बचाने की। यहाँ पर गौ रक्षा की बात किसी और ही बात पर करना शुरू कर देंगे, और इनकी गौ रक्षा मतलब अब इसमें कुछ लोग मान लो जेन्युइनली गांधी जी के विचारों से गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, उसको दूसरे धड़े वाले बहुत ज़बरदस्त वे में प्रचार करेंगे कि देखिए संविधान में गौ रक्षा जैसी बातें की गई हैं, तो संविधान अपने आप में कम्युनल है। तो कुल मिलाकर के हम इसी पचड़े में पड़े रहेंगे क्योंकि हम एनलाइटेंड नहीं हो रहे,
हम अवेकंड नहीं हो रहे। तो अवेकंड वर्ड बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने ना लिटरेट वर्ड यूज़ किया ना एजुकेट वर्ड यूज़ किया, उन्होंने अवेकंड वर्ड यूज़ किया कि जब अवेकंड होगी पब्लिक ओपिनियन तो ऑटोमेटिक ही लागू हो जाएंगे सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए फिर अपन को वेट करना पड़ेगा। बट आई एम ट्राइंग राइट नाउ बाय द वे ऑफ लेक्चर, आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल अवेकंड। और अगर आप हो गए तो नेचुरल सी बात है, कोई लीडर आपसे आके धर्म के नाम पर, जाति भाषा संप्रदाय क्षेत्र के नाम पर, आप नस्ल के आधार पर आपसे जेंडर के आधार पर वोट नहीं मांग पाएगा। आप सीधा सवाल पूछोगे, शौचालय बन रहे हैं कि नहीं, जल पहुंच रहा है कि नहीं स्वच्छ, रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, साइंटिफिक एजुकेशन टेम्परामेंट इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, सेकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं कि नहीं, पढ़ने लायक बच्चों को सुविधाएं दे रहे हो कि नहीं। और जब आप ऐसे सवाल आप ही पूछोगे तो वोट लेने वो आप ही के पास आता है, और आप ही लोग वोट डालोगे तो वो जीतेगा। तो नेचुरली फिर वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसी खजाने से जो आप ही लोगों का दिया हुआ है पब्लिक एक्सचेकर का, उससे आपके लिए फिर ये चीज़ें बनाएगा, ना कि पैसा सारा खाएगा और आपको सपने दिखाएगा धर्म के, जात के, पात के। क्या फ़ायदा होता है एक हिंदू को हिंदू जिता के, एक मुस्लिम को मुस्लिम, एक सिख को सिख जिता के, वो आपके इन सेंटीमेंट्स को एनकैश करके फिर क्या करता है आप देखिए, आपका हार्ड अर्नड जो पैसा है उससे जो आपने रेवेन्यू दिया, आप एक एक रुपये, एक गरीब देश का, एक गरीब एक देश का दिन में चूल्हा जलाते हुए एक मैच बॉक्स माचिस के ऊपर भी टैक्स भर रहा है इनडायरेक्ट के फॉर्म में, और अल्टीमेट एमआरपी है, इट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो हर कोई टैक्स दे रहा है। अब आपने इतनी मेहनत से कमाई करके आपने टैक्स दिया और उसके बदले में उसको आपको काम देना था, काम उसको पता है वो आपको देगा नहीं। चुनाव लड़ते समय जमानत भी किसी से पकड़ के दी थी, और 5 से 6 साल के बाद पता लग रहा है कि 400 एकड़ कहीं गुड़गांव में पड़े हुए हैं, 6 फ्लैट कहीं बनारस में पड़े हुए हैं, कहीं कौन सा पता नहीं किला खड़ा किया है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, साला जमानत देते समय जब कागजात जमा किए तो पता नहीं चल रहा था कि 2 लाख भी खाते में है कि नहीं, और आज पता लग रहा है कि भाई साहब के मतलब 2000 करोड़ की संपत्ति खड़ी है। ये आप पे लगाना था, और वो तब लगता जब आप मांगते वोट देते समय। आपने ये मांगा ही नहीं, आप तो बड़े खुश हो गए धर्म के नाम पे, अपनी जात वाला बना है इसको जिताएंगे। उसने दिया क्या आपको? तो मुद्दा ये है कि ये केवल कम्युनल पॉलिटिक्स, ये इस तरह की जेंडर पॉलिटिक्स, ये केवल और केवल आपके बीच की डाइवर्सिटी को डिवीजन में ही कन्वर्ट नहीं करती, ये केवल आपको एक दूसरे के खिलाफ ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप होने से ही नहीं रोकती, ये आपको एक दूसरे का दुश्मन ही नहीं बनाती, ये आपसे भी आपके लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होने के सारे रिसोर्सेज किसी के पास ले जाती है, जमा कराती है। ये कंसंट्रेशन होता है। जैसे मुझे आपको देना तो सही मायने में लेक्चर था, ध्यान से सुनो, मुझे देना आपको सही मायने में लेक्चर था, लेकिन मैंने आप लोगों से आपको समोसे खिला के या कुछ भी करके, कोई दोस्ती लगा कर कुछ भी, आपको और ही गप्पों में लगा लिया। मैं आना मुझे लेक्चर दे के जाना था, विकास आपका उससे होना था, मैं गप्पे दे के चला गया। तो ये गप्पे जो दे रहा हूँ एट द एंड आपको ये कहूँ कि मैं भी तुम्हारी जात का हूँ, मैं भी तुम्हारे धर्म का हूँ, मैं भी तुम्हारे ही क्षेत्र का हूँ, इसके कंपैरेटिवली तो तुम मेरा सपोर्ट करो ही करो। जबकि वो आदमी हो सकता है आपको लेक्चर ही देने वाला हो सकता है वो लेक्चर आपको फीस के बदले चाहिए लेक्चर। मैं किस धर्म का, किस जात का, किस क्षेत्र का हूँ, आपके लिए क्या मायने रखाता है? आपने दिया है रेवेन्यू यानी कि फीस, और आपको अब चाहिए लेक्चर यानी कि डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये तो तभी होगा ना जब आप जात पात धर्म के इन हो हंगामे से ऊपर उठोगे, तो वो उठने ही नहीं दिया जाता, इतना बैकवर्ड रखा जाता है कि इससे बाहर ही ना हो। इसके लिए भयंकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और फिर हर बार आपके अंदर एक लोकल सा राष्ट्रवाद पैदा किया जाएगा धर्म के आधार पर, उसके धर्म की कुरीतियां दिखा दिखा करके, और बताया जाएगा इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था पुरखों के साथ, क्योंकि तुमने तो कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं, तो बेटर है कि तुम्हारे पुरखों के साथ ही कुछ हुआ होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ किया होता तो तुम किसी के कहे बिना ही उनके दुश्मन होते, जो कि वो है नहीं, आप उनके दुश्मन है नहीं। तो फिर आपको बनाया जाता है बता बता के कि वो तब ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये मतलब पास्ट में ही जीते रहें बस, वहाँ से सबक लेकर के विकास की ओर ना बढ़ें। ये ना समझें कि आज का जीवन, आज का सत्य यह है कि हम दोनों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ वैमनस्य का भाव खत्म करें, और एक तरह का ब्रदरहुड, एक तरह की सार्वभौमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ें। तो वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया पब्लिक ओपिनियन अवेकन हो जाए। और अंबेडकर ये मानते हैं कि भाई जो भी सरकार पॉपुलर वोट पे रेस्टेड है वो तो इग्नोर ही नहीं कर पाएगी, शर्त है कि पब्लिक ओपिनियन अवेकन होना चाहिए। तो वो इसको बल मान करके गए। तो क्रिटिक्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये एक तरह की, इसके पीछे कोई लीगल फोर्स ही नहीं है, तो इसकी यूटिलिटी ही क्या है? फिर इसको देखिए कई नामों से बुलाया। केटी शाह क्या कहते हैं, ये पायस सुपरफ्लाइटिस है, यानी कि सुपरफ्लोस।
हम कहते हैं ना इट इज़ अ सुपर फ्लॉस, तो अब वो क्या है, बड़ा ही पायस सेंस में, क्योंकि विचार तो बड़े पायस है, बड़ा सही लगता है, लेकिन है ये बहुत तगड़ा गंडगोल, अब उसका कोई उपाय भी नहीं है। तो ये इनके विचार हैं। दूसरे विचार देखिए, नसीरुद्दीन कहते हैं नो बेटर देन द न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, जो न्यू ईयर वाले दिन बनता है 1 जनवरी को और अगले दिन तोड़ दिया जाता है। टीटी कृष्णमाचारी कहते हैं कि अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेंटिमेंट्स तो थे, देखो एक भी अच्छे इंसान के अंदर सेंटिमेंट तो होंगे, इमोशन तो हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अब इनको सच्चाइयाँ तो सारी पता थी कि रिसोर्सेज अपने पास है नहीं, अपनी डाइवर्सिटी बहुत है, बैकवर्डनेस बहुत है, और बहुत सी प्री ऑक्यूपेशंस के साथ पहले ही उलझी हुई है कंट्री, तो इनको पता है कि ये सत्य तो कहीं हो नहीं सकता। लेकिन कई बार आप सब जानते भी हैं कि सामने वाले ने मदद मांगी है या द्वार पे कोई आया है, आपको पता भी है कि सत्य तो है कि देना कुछ बनता है, मदद करनी बनती है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि हे भगवान, जब तू मेरी पोजीशन सुधारेगा मैं लोगों की बहुत मदद करूंगा। ये लाइन बहुतों के दिल में होती है, इस वजह से कि वो पाप से बचते रहें। कि हे प्रभु, जब तुम हमें ऐसी अरदास करते हैं, ऐसा हाथ जोड़ते हैं कि हे रब्बा तू सानू इस लायक बना किसी बहुत तो बद लोग की मदद करिए, हे प्रभु तुम मुझे इस लायक बनाओ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं। सही मायने में वो इसी वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट वाली गेम में उलझे हुए हैं। कर तो अभी भी कुछ सकते हैं, लेकिन प्रभु पे वो डाल दिया, अरे करेंगे, ज़्यादा कर दो हमारा बस। तो वो भी कह रहे हैं कि ये क्या किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इतने सारे राइट्स बनाए और डाल दिए जाके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो वो सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिए गए राइट्स एक तरह के सेंटीमेंट हैं, और डस्टबिन यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 है। तो वो पार्ट 4 को डस्टबिन मान रहे हैं और उन सारे DPSPs को वो आपके सेंटीमेंट मान रहे हैं कि इसका कोई औचित्य ही नहीं है, जब उसके पीछे कोई लीगल फोर्स ही नहीं है, तो ये तो मियर सेंटीमेंट है, और सेंटीमेंट तो देश चलता नहीं। केसी वेरे कह रहे हैं मैनिफेस्टो ऑफ एम एंड एस्पिरेशंस, तो इनकी बात एक लेवल पे सही है कि एम एंड एस्पिरेशंस, इसको राइट मत बोलो, ये एम है, एस्पिरेशंस है। जैसे आप सबका एक एम है, आप सबने एक एस्पिरेशन ले लिया, जैसे मान लीजिए कि सोनाली ने एक एम ले लिया कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ। अब कल को सोनाली के पेरेंट्स सोनाली से ये क्लेम नहीं कर सकते, सोनाली उन्हें कह सकती है क्यों, तो मेरा एक एस्पिरेशन था, आप तो राइट ही मान के बैठ गए इसको, कि आप तो इसे राइट ही मान के बैठ गए। इसी तरह से यहाँ पर केसी वेरे कह रहे हैं कि स्टेट ने इसे एक तरह की अपनी एम एंड एस्पिरेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, ना कि ये राइट हैं लोगों के। समझ आ रही है बात। दूसरी तरफ आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि पायस एस्पिरेशंस हैं, वो कह रहा है कि एस्पिरेशन के तो नहीं, बड़ी पायस एस्पिरेशंस हैं, थोड़ा इसको बड़ा लेवल है, पायस हैं, एस्पिरेशन है, ये राइट नहीं है। अब ध्यान से समझिए, तो ये तो इसकी वीकनेस थोड़ी ना हुई। अगर हम क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं तो वो कह रहे हैं कि नो लीगल फोर्स, और ये सारे बता रहे हैं एक तरह से कि इसकी वजह से DPSP की यूटिलिटी नहीं नज़र आ रही है, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर तो DPSP की शक्ति है। मैं आपसे पूछता हूँ, 2 मिनट के लिए सोचिए, इसे एक लीगल फोर्स के तौर पर हम एस्टेब्लिश करते हैं, एस्टेब्लिश, तो इसे हम एक लीगल फोर्स के तौर पे इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। सपोज कीजिए 1950, 1947, 1947, 48, 49 भारत और पाकिस्तान किस धार्मिक दंगों की आग में झुलसा ये दुनिया जानती। महात्मा गांधी तक की भेंट चढ़ी, गोली मार दी गई उन्हें। अब सपोज कीजिए कि ऐसी कंट्री जिसमें इस लेवल की डाइवर्सिटी है, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, अल्टीमेट डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एथनिक, ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ के पीछे एक लीगल फोर्स होती, मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, सो आउटकम्स क्या आते 26 जनवरी 1950 के बाद? 82% population can easily flood all the courts, that why the minorities are being vested with some kind of special personal laws. You need to end them. Then the courts bound होते भाई, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट का स्टेटस रखते, क्योंकि ये तो लीगल होते। तो फिर हम क्या करते, क्या होता? फिर वो होता जो बाद में हुआ कुछ राइट्स को लेके, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी। ऑल द टाइम पार्लियामेंट ट्राइड अ लॉट टू रेस्ट
that power of amending the constitution and to make it ultimate absolute body. तो इसलिए एक राइट टू प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड किया कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट। वाई? क्योंकि बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में आपके साथ वोट बैंक भी आ रहा था और दूसरी तरफ आपको एक मैंडेट थी कि आपको इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, आपको सबको रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसमें लैंड सबसे इंपॉर्टेंट था। लैंड को कैप्चर करना जरूरी था और लैंड का सेटलमेंट होना जरूरी था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर वे में होना जरूरी था। लेकिन एक राइट ने ये हाल कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी ने, वो कितना आड़े आया। जो मैंडेट मिला था देश को, मैंडेट ये था कि भाई आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है कि आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना। इसके लिए क्या हो रहा है कि आपको लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसमें ज़मींदारी इंटरमीडिएट्स ख़त्म करें, टेनेंसी के लॉज लेकर के आएँ, लैंड सीलिंग कर लगाएं और एक सरप्लस लैंड लोगों को दें, लैंड का कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक राइट को अमल में लाने के लिए कितनी लंबी जंग चली और कितनी प्लीज़ लगी कोर्ट्स में। और वो प्लीज़ किन्होंने लगाई थी? नोटिस करिए, सारे अमीर लोगों ने। किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जा रही थी और वो जिस तरह कंपनसेशन मांग रहे थे स्टेट वैसा कंपनसेशन निर्धारित नहीं कर रहा था। अब इसी तरह से अगर और भी बहुत सारे फंडामेंटल और भी बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर राइट्स ही होते तो फिर कि क्या से क्या देश बन सकता था, हमें इस पर विचार करना। जबकि उस समय तो हमारी प्री ऑक्यूपेशंस ही बहुत थी। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की बात करें 1951 पर चले जाएं तो अल्टीमेट इन्फ्लक्स ऑफ द माइग्रेंट्स था, हमें उसे डील करना था। हाई लेवल पर स्कार्सिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स था, हमें उससे डील करना था। और पॉवर्टी रैम्पेंट था, इन्फ्लेशन भयंकर था। अब इन मुद्दों की बजाय शुरू हो जाएं हम दूसरे ही मुद्दों को लेकर के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए हैं, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू वर्क। चलिए जी, सीधे कोर्ट। अभी अभी देश बना, उस देश का एक कोर्ट के पास आप जा सकते हैं क्योंकि लीगल फोर्स आपके पास है। आप पहुंच गए जी वहाँ जाकर के राइट टू वर्क मांगने, आप पहुंच गए जी वहाँ पर जाकर के 6 से 14 बरस तक की कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मांगने। जबकि तकरीबन उस समय 90-95% बच्चा खेतों में काम में हाथ बटाता था, घर के काम में हाथ बटाता था। आप उसे लेकर के पहुँच गए सीधा स्कूलों में। सिविल एक्टिविस्ट एनजीओज़ को 1 मिनट में कैपिटलाइज करती वो कंट्रीज जो हमें आज़ाद करके गई थी हमारे देश को तबाह करने के लिए कि इनके देश में हाहाकार मचवा दो, कुछ लोगों को खड़ा करो और उनके वाया इतनी प्लीज लगा दो इनके कोर्ट में कि 6 से 14 बरस वाले बच्चों को 2 एजुकेशन, 2 अभी के अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर को एंटरप्रेन्योर के साथ बैठाओ, बराबर की हिस्सेदारी इसकी भी रखवाओ। देश कहाँ चल पाता यार? जिस तरह के राइट्स दिए गए ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, या तो कोई सोशलिस्ट कंट्री हमारे यहाँ पर अपने सपोर्टर्स खड़ी करती, या कोई कैपिटलिस्ट कंट्री यहाँ पर सपोर्टर खड़ी करती, और या कोई लिबरल ऐसे आ जाते कि देश किसी एक कैरेक्टर जैसा हो जाता, देश वो न रह पाता जो देश बनना चाहता था। इसलिए हमें हमारा सामर्थ्य भी देखना चाहिए। अब देखिए, आप मान लीजिए कि 1-2 भाई थे, एक भाई रिच हो गया, बच्चे पढ़ लिख करके एथलीट बन गए, सिंगर बन गए, टैलेंटेड। दूसरा जो भाई है वो गरीब है, अभी आप उसकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहे, आप उसको आर्थिक तौर पर पैसा नहीं दे रहे, सब कुछ। लेकिन पहले वाले भाई के बच्चे और वो भाई और उसकी पत्नी सब छोटे भाई के बच्चों को वर्गला रहे हैं, उसकी पत्नी को वर्गला रहे हैं, और भाई पे दबाव बन रहा है कि तुम भी इन्हें बड़े स्कूलों में भेजो, इन्हें एथलीट बनाओ, ये करो वो करो। ऐसे में तो वो भाई बेचारा फंदे पे ही लटकेगा, क्योंकि तुम देखो उसे कैपेबल नहीं बना रहे हो, लेकिन तुम एक तरह का अजीब सा प्रेशर उस पर क्रिएट कर रहे हो कि तुम भी ये करो। ये होता है ना, कई मूवीज़ में दिखाया गया, देश की हालत भी ये हो जाती, फिर तो एनार्की होती। सरकारें कोर्ट के डिसीजंस की पालना ना कर पाती, या तो कोर्ट यूजलेस हो जाते कि उनके डिसीजन, या सरकारें ऐसे नियम बना ऐसे लॉज बनाती कि वो कोर्ट को यूजलेस कर देती, या एक समय में ऐसी फीलिंग आ जाती कि कॉन्स्टिट्यूशन ही यूजलेस है हमारा, चलो इसको बदलो और कोर्ट को सब्सिडरी बनाओ लेजिस्लेचर के। बहुत सी कंट्रीज है ना जिसमें कोर्ट सब्सिडरी हैं, तो वो कहते हैं कि ये कोर्ट को किसने इतना बड़ा बना रखा है कि ये मतलब सारी लेजिस्लेचर को भी बाईपास कर जाता है। सबसे पहले ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का ऐसा यूज़ करो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा ही बदल दो, और उसके बाद अपन कोर्ट को ही पूरी तरह से एक तरह की सब्सिडरी बना दें, फिर हम जो करना चाहेंगे हम करेंगे। और ऐसा करने में बड़े स्तर पर आवाम साथ भी दे देगी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पूरी तरह से सारा कुछ खत्म हो रखा है। समझ आए? मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के दम पर ये फिगर बड़े पैमाने पर सरकार पर दबाव बनाए कि अब आपको जो हम कह रहे हैं वो करिए, ख़त्म करिए, और ऐसे मान लीजिए प्रोटेक्शन के नाम पर खड़ी हो जाए वहाँ पर कोर्ट,
कोर्ट आकर के प्रोटेक्ट करे कि माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा नहीं। तो ऐसे मान लीजिए सरकार हेल्पलेस होकर खड़ी हो जाए 82% के सामने कि अब हम क्या करें, तो फिर 82% वहाँ पर कहें कि कोई चक्कर नहीं, हम आपके साथ हैं, संविधान बदल डालो पूरी तरह से, कोर्ट को सब्सिडरी बना डालो, देश की रूपरेखा ही बदल डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिकली काम चलेगा। तो उन्होंने तो बहुत ही प्रैग्मेटिक व्यू लिया, लीगल फोर्स देके क्या हल हो जाना था किसी का। देखिए, मैं आपको यदि कोई कार्य दे रहा हूँ और मैं यह कह रहा हूँ आपके साथ जाने वाले को कि यदि यह बच्चा यह कार्य नहीं करेगा तो आप इसे पनिश कर सकते हैं, पहले मुझे फिर यह भी तो देखना जरूरी है कि वो कार्य संपन्न करने के लिए उतनी धनराशि आपकी जेब में है कि नहीं। मैं खुद जानता हूँ एज अ पिता, यानी कि एज अ स्टेट, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपकी जेब में धनराशि मैंने कुछ भी नहीं डाली, खरीदने को मैंने आपको कह दिया कि जा करके लेकर के आओ वो सामान जो इतना महंगा है, और नहीं खरीद पाने पे मैंने साथ वाले को कह भी दिया इसके थप्पड़ लगाना, तो फिर तो आप खत्म हो गए। मैंने तो आपको खुद ही जन्मते ही खत्म कर दिया, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए स्टेट का पर इंडिविजुअल ग्रुप में आए, ग्रुप में सोसाइटी बनी, सोसाइटी स्टेट बना। सोसाइटी को पता ही है हमारी जेब में क्या है, उसके बेस पे ही सोसाइटी ने वो प्रोविजन रखे कि ये नॉन जस्टिसेबल है। अब किसी के दिल की खुशी करने के लिए हम उसे लीगल फोर्स बना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब तुमको तो क्रिटिसिज्म लिखना है तो तुमने लिख दिया, कोई चक्कर नहीं है। खुद हम विचार करके देखें, अभी तक हमसे मनरेगा के फंड नहीं रिलीज होते, आज इतनी डेवलप्ड कंट्री अभी भी रिलीज नहीं होते, तब क्या हाल होना था। जेब में क्या था 1962 के और 65 के आक्रमणों के बाद, तो हमने बोल्ड स्टेप लेकर के कहीं जा करके एग्रीकल्चर में खुद को वो किया, सरप्लस किया, कि हम सबसिस्टेंस से बाहर आने की कोशिश की हमने, कि साला इसके लिए तो निर्भर करना पड़ रहा है अमेरिका पे, और वो जब मर्जी चाहे अपनी सप्लाईज रोक रहे हैं। PL482 हमारे सामने लाइव एग्जांपल था। तो इस तरह से हमने उस जमाने में जाके तो ये चीज़ देखी, वो भी युद्धों के बाद, और हमें कितनी मेहनत, कितना समय लगा, हमारे कितने रिसोर्सेज डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने में गए, और उस समय में कितनी ज़बरदस्त वे में जो सोशल एक्टिविटीज़ थी हमारे, उसके पीछे के फाइनेंसेस रिड्यूस हुए। तभी तो 1971 में फिर इंदिरा गांधी नारा लेकर के आप आई, गरीबी हटाओ। जब आपके पास डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे आपका 1960s का दौर खप गया, एग्रीकल्चर में आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जब आपके रिसोर्सेज खप रहे हैं, तभी तो फिर स्टेट ने अपने हाथ में रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए सोशलिज्म का दौर चलवाया। तभी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 1976 के उस एक्ट ने सोशलिस्ट वर्ड डाला, कि उस समय इंदिरा गांधी ने फिर देखा कि यार ये तो मैं अब अपना बल प्राप्त करूंगी ना आम लोगों से, और रिसोर्सेज अब होंगे स्टेट के नाम पे, तो मैं करूँगी नेशनलाइजेशन, और उसके बाद परेशानी पहुंचेगी इस एलीट क्लास को, इस जमींदार क्लास को, इस एरिस्टोक्रेट क्लास को, जिसके पास अब तक रिसोर्सेज थे। तो बहुत तगड़ा सपोर्ट मेरे पीछे से जाएगा, लेकिन मैं नया सपोर्ट खड़ा करूंगी अपने पीछे, और वो होगा गरीबी हटाओ के नारे से, वो ये लोग खड़े होंगे। तो 1970 में एक बहुत बड़ा वाटरशेड डिवाइड आया अपनी कंट्री में। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि समय लगा उस चीज़, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। नेशनलाइजेशन जाके किया, उसके भी देखिए 15 से 20 साल तक भी एग्रीकल्चर उस लेवल पे सपोर्ट नहीं हो पाया। इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इस लेवल पे हमें सपोर्ट करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 1991 में फिर हमने अल्टीमेटली LPG सिस्टम अपनाया। हमने कितनी स्टेट स्पॉन्सर्ड इकॉनमी चलाई 40 साल तक, उसे फिर हमने कैपिटलिज्म की तरफ ओपन किया। तो देश सही समय पर ही सही कदम उठा सकता है, और कोई भी चीज़ अगर अब ये ऐसा कह रहे हैं कि ये एक तरह की पायस सुपरफ्लुटस था, अगर यहाँ पर इसे लीगल बना दिया जाता तो ये पायस सुपरफ्लुटस होता मेरे अकॉर्डिंग, कि जेब में चवन्नी नहीं और लगे सामान खरीदने 10 रुपये का, तो फिर ये होता इस तरह का धांधलीपन थी कि सर ने धांधली, जैसे पढ़ाया आपको लेक्चर एक नहीं और टेस्ट रख दिया एकदम टॉप क्लास का आपके सामने MCQ का, एक्सपेक्टेशन मेरी बड़ी हाई है और कराता मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, कराया आपको 10 गुना, और फिर उसके बाद जब आपके सामने टेस्ट आया तो वो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब आप ये कर सकते हैं। तो ये जेन्युइन है, बिना उसके तो ये पाया सुपरफ्लुटस तो तब होता। अगर मैं इसे लीगल फोर्स बनाता तो ये वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट तो तब होता कि बना लीगल फोर्स दिया, लाने को कह दिया बेटा रसमलाई लाओ, घर में गेस्ट आए हैं, जेब में आपकी चवन्नी भी नहीं डाली, तो ये हुआ ना, आपको मैंने लीगल फोर्स बना दिया। अब आप गेस्टों के सामने आपको मैं गालियाँ दूंगा, तो एक तरह से मैंने अपना सारा ठीकरा आपके सर पे फोड़ा कि लेके क्यों नहीं आया, तेरे को शर्म नहीं है, गेस्टों के जाने का समय हो गया। जो बैठा सोच रहा है कि जेब में तो पैसा नहीं डाला था आपने मेरी। तो इट इज़ अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट। वो डस्टबिन ना बने सेंटीमेंट्स का, वो सुपरफ्लुटस ना बने, वो सिर्फ पायस एस्पिरेशन तक ही ना रह जाए, इसके लिए उसे नॉन जस्टिशिएबल रखा कि जैसे जैसे रिसोर्सेज होंगे, जैसे जैसे डाइवर्सिटी
खुद के अंदर एक नेशनल लेवल पे होमोजिनिटी देखना शुरू कर देगी। जैसे जैसे लोग खुद को अपनी जात पात धर्म से आइडेंटिफाई करने के साथ साथ अपनी बैकवर्डनेस, अपनी पॉवर्टी, अपनी डेप्रीवेशन से भी आइडेंटिफाई करने लगेंगे, तब वो ये समझ पाएंगे कि ठीक है, धर्म अलग चीज़ है, लेकिन वी बीइंग बैकवर्ड वी नीड एजुकेशन, सो प्लीज़ गिव अस सम काइंड ऑफ एजुकेशन। सो ठीक है, जाति अलग चीज़ है, बट वी बीइंग हाईली डिप्राइव्ड ऑफ अ हेल्थ वी नीड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब तक लोग खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना शुरू कर देंगे कुछ समस्याओं से, कुछ परेशानियों से, जब तक लोग एक यूनिक सेकुलर एस्पिरेशन से खुद को जोड़ने नहीं लगेंगे कि जो भी जात है ठीक है, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, सो वी वांट एम्प्लॉयमेंट, तो जब ये हुआ तो एक पॉइंट पे जाके लॉज भी आए। तो धीरे धीरे जब पब्लिक ओपिनियन अवेकेंड होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ही ये 1 बाय 1 लॉज बन करके इफेक्टिव होंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकारों पर जनता का दबाव तो सता ही रहेगा, और जनता से ही हमेशा सरकार आएगी, अपने दम पर तो आएगी नहीं। तो फिर जनता में एस्पिरेशन जगाना बड़ी बात थी, जनता में मांगे पैदा करनी बड़ी बात थी, तब जा करके ही सरकारें ये कर सकती। इस वजह से इसको सरकारों के वाया नहीं दिया, इसे जनता पे छोड़ा कि आप इसे कब ले सकते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि एक तरह से गणेश उत्सव पे हांडी टांग दी जाती है, हांडी अब वहीं पर है, ये तो डिपेंड करता है कि आप उस हांडी से माखन कब निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो आप पे ऊपर है, आप जितनी जल्दी उस स्तर तक पहुंचेंगे आपको वो मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको दे दिए गए, अब ये आपको लेने हैं। आप करो ना सरकारों से ये वाली मांग, आप मत खुश हो ना इस बात पर कि सरकार ने कौन सा नारा लगा करके आपको कितने दिल को खुश कर दिया। उनको कहो ये घर में जाके करें, जोत जगाएं, यहाँ पे हमें बताएं कि आपने कितनी पुस्तकें दी, कितने लेवल तक डिजिटल सिस्टम बनाया, कितनी विलेजेस में आज लाइब्रेरीज हैं, कितनी हार्ड कॉपीज़ एनसीईआरटीज़ की छप रही हैं। हमें मत बताइए कि कितने इश्तेहार आपके छपे सड़कों पे, हमें ये दिखाइए कि एनसीईआरटीयाँ कितनी छापी हैं। हमें बताएं विद रीजनिंग कि 2007 से लेकर अब तक उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी, उनकी कलर क्वालिटी, उनमें कार्टून्स का लेवल गिरता क्यों चला जा रहा है, क्यों आज दूसरी तीसरी बार पढ़ने पर ही उड़ जाते हैं सारे अक्षर, क्यों पहले वालियों की पेज क्वालिटी इतनी मोटी थी, क्यों वो इतनी चिकनी थी, इतनी अच्छी थी। होर्डिंग कम करें, किताबें ज़्यादा बढ़ाएं, ये मांगे तो आप ही करोगे ना। लेकिन जब हम बड़े खुश होंगे उस होर्डिंग में आधे में नेताजी की और आधे में किसी ना किसी धार्मिक संस्थान की या किसी ना किसी बहुत बड़े किसी लीजेंड की फ़ोटो है, हम उससे खुश हो रहे हैं। हमें वहाँ पर हज़ारों रुपए खर्च करने बजाय किताबों में खर्चा कराना है सरकार का। ये सरकार तब करेगी जब आप ये मांगेंगे, और जब तक आप ये मांगेंगे नहीं, आप उन होर्डिंग को देख के खुश होंगे तो फिर होते रहो। तो तुम पे निर्भर करता है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन जब हमें कोई उपयोगिता ही नहीं है एनसीईआरटी किताबों की, हमें कुछ अच्छी ही नहीं लगती वो, हमें उस तक जाने ही नहीं दिया जाता, हम उससे मतलब ही नहीं, और हम खुश हो रहे हैं उन चीज़ों को देख करके, तो फिर हमें सरकारें वहीं देंगी। वो होर्डिंग कहाँ से लग रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, खुद ही बताते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे लिए इतने भव्य आयोजन कहाँ से हुए? सही बात है ना। अब हम भी कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं, एक छोटा सा फंक्शन भी करेंगे अपनी जेब से करेंगे, सेविंग से करेंगे। तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं था, इतने भव्य आयोजन, तो वो पैसा तो देश का ही है। अब ये देश की मूर्खता अपने पे नहीं लगवा पा रहा। हम सिंपली कहते हैं सरकारें करप्ट हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, करप्ट हुए तो हुए कैसे? जब घर में पिता के 10 रुपये भी बेटा नहीं मार सकता क्योंकि पिता का चेक है पूरी तरह से, आपके पैसे कैसे मर जाते हैं? अगर आपका चेक हो, आप लोगों का चेक नहीं है, पैसे मर रहे हैं। सिंपल सी बात, हमें काम करवाना नहीं आ रहा है, मॉरल कंसाइंस जगाया नहीं लोगों का, बस बैठे हुए हैं मुँह उठा करके। ये चीज़ है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जैसे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब भी कोई फ्लॉज निकालने लग जाते हैं, हमारे सामने अखबारों में वो फ्लॉज आ जाते हैं, हम उनको कोई और ही और तर्क देकर अगले दिन अखबार किसी और ही तरह की खबरों से भरे होते हैं, हमारा ध्यान उधर चले जाता है। ये तो हमें देखना है। आज कोई चीची अल्लाह नहीं मचा रहा, 85 रुपये से ऊपर पेट्रोल जा रहा है। आज क्या हो रहा है? आज क्यों नहीं स्ट्राइकें हो रही हैं? मेरा तो ये सवाल है। ये कैसा एक स्टेटमेंट है कि अब प्राइसिंग डी एडमिनिस्टर कर दिया है, अब तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की कहानियाँ पे भाड़ में जाओ तुम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से हमें क्या लेना? 60 साल देश की सरकारों ने पैसा ऑयल कंपनियों से लिया, ऑयल कंपनी रिसोर्सेज आपके पास थे, आज आपने प्राइवेट किया, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा भी सरकार की जेब में गया। वो तो पैसा तो देश का था, वो भी सरकार की जेब में गया। आज पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जाके थोड़ा ना पूछेंगे, हमें पता करना है क्यों हो रहा है। डीजल का रेट कहाँ, डीजल और पेट्रोल का फ़र्क ही खत्म, 75 रुपये डीजल चल रहा है। ये तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज इन बातों पे बातें क्यों नहीं हो रही? इन पहले 1 रुपया डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता, स्ट्राइकें शुरू हो जाती थी, रोज़ अड़ी गले का जंजाल बना होता था। आज मैं रोज़ भरा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो ऐसे बढ़ता है 2-2 रुपये करके, इसका पता नहीं लग रहा।
तो ये तो हमें बात करनी है ना, हमें एक दिन कोई जेन्युइन मुद्दे पे बात होती है, अगले दिन अखबार और टीवी पता नहीं किन खबरों से भरवा दी जाती हैं कि लोगों के दिमाग ही घूम जाते हैं। अब ये तो लोगों को ही देखना है ना कि उन्हें छोटे छोटे नए नए चैनलों से कौन सी खबर एक्सपेक्ट करनी है। आज देखें एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखें, अखबारें, सोशल मीडिया नेटवर्क सारा लोकल अखबार, लोकल मीडिया से भरा पड़ा है। जो इंडिविजुअल खड़े हो रहे हैं चैनल, वो बेटे इतने कमज़ोर, अभी पैसा नहीं है उनके पास, वो अभी अभी चैनल शुरू हुआ है, यूट्यूब से भी कमाई नहीं आएगी, वो लिटरली सस्टेन करेंगे किसी ना किसी के सपोर्ट पे, और वो फिर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं इंटरेस्ट को आगे सर्व करेंगे जो सपोर्ट आ रही है। बात को समझिए आप लोग, और हम उन चीज़ों से वेव हो रहे हैं। इस बात पे हमें जाना है। ये जब तक हम इतने अवेकन नहीं होंगे, जब तक हम इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, सरकार के पास जो हमारी चवन्नी चवन्नी पड़ी है वो हम अपने ऊपर नहीं लगवा पाएंगे। और मुझे फिर इसी बात से इरिटेशन होती है कि जब एक सैलरी बड़ी नॉर्मल है कि एमपी की, एक एमएलए की कितनी सैलरी होगी, मतलब लिटरली एक लड़का लड़की एमएनसी में 2-4 साल लगा लें तो उनसे ज़्यादा पैकेज है, लाख लाख 1.5 लाख महीने की सैलरी, उनकी सैलरी कितनी जा रही, 70-80-90 हज़ार रुपया। लेकिन ये परिवर्तन कैसे आए थे इतने भयंकर, मतलब अचानक से फार्म हाउस कैसे बनने लग जाता है शहर के थोड़ी बाहर, इस पर भी तो सवाल पूछना बनता है। इस पे सवाल तब नहीं पूछ पा रहे हैं, हमें एल का कुक्कड़ नहीं पता कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कुछ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ होता है, एनसीईआरटीयाँ भी कुछ होती हैं, किताबें भी कुछ होती हैं। तो वही अम्बेडकर ने कहा है, बेटे पब्लिक ओपिनियन अवेकन कर लेना, तुम्हें सब मिल जाएगा, वरना घुसे रहना जा करके। फिर वो ये भी जानते थे कि यार आप पब्लिक ओपिनियन अवेकन करने पर छोड़ दिया तो ये तो अवेकन होने से पता नहीं कब होंगे, कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। तो उन्होंने किसी तरह से औखे सौखे होके डायरेक्ट फंडामेंटल राइट बना दिए कि कम से कम कुछ तो कोर्ट पे भी देना ही पड़ेगा। तो वो एटलीस्ट आज दिन तक मिलते जा रहे हैं आपको, वो किसी ना किसी तरह आपको मिलते जा रहे हैं। उस पर भी बहुत चालाकी से गेमें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी चलो शुक्र है भगवान का कि मिल रहे हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो बेटे आपको ही लेने पड़ेंगे। और इनको वही मैं समझाना चाह रहा हूँ जो क्रिटिक करके गए हैं कि भाई कुछ देश को भी लेना होता है। लोकतंत्र में वोट दे रहे हैं तो कुछ लेना भी है। अब वोट दे करके बोतल लेंगे, ये हम पे प्रॉब्लम। वोट दे करके मंत्री जी से अपनी अट्टी सट्टी लगा करके अपने जान पहचान के लिए नौकरी ले लेंगे, ये हम पे निर्भर है। वोट दे करके एनआईटी में अपने ही जुगाड़ से लोग फिट कर देंगे, ये हम पे निर्भर है। वोट दे करके हम क्या मांग रहे हैं, वोट दे करके हमें एक ही चीज़ मांगनी है, सरबत दा भला, यानी कि सबके लिए। इट इज़ द स्टॉन्च सोशलिज्म। हम उसको तो भूल ही गए। सिंपल सी कहानी, एक ही लाइन में तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन समा जाता है। तो हम कहते हैं वो धार्मिक श्लोक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं से तो कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, लेकिन हम उसे धर्म से देख रहे हैं और इसे हम राजनीति से देख रहे हैं। यही तो हमारी गलती है। धर्म में राजनीति घुसेड़ रहे हैं, राजनीति में धर्म घुसेड़ रहे हैं। नहीं, जो धर्म के आधार पर चले वही राजनीति न्याय संगत राजनीति, वही तर्क संगत है, क्योंकि धर्म के विमुख होकर कोई राजधर्म नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। और जहाँ राज्य में धर्म नहीं वहाँ कोई राजनीति नहीं। तो मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि ये क्रिटिसाइज करने योग्य पॉइंट नहीं था। ये तो एक तरह का टेक्निकली करेक्ट एस्पेक्ट था कि इसे नहीं बनाया जा सकता था लीगल फोर्स, वरना फंडामेंटल राइट भी यूजलेस हो जाते। ये तो तबाही हो जानी थी पूरी। आई बात समझ में? ये वही कहानी है। घर में बैठाने को 4 लोगों की जगह नहीं, गेस्ट आ रहे हैं 40, तो फिर तो सड़कों पे हुजूम लगेगा। फिर वही आपको एक दिन कहेंगे कि यार पहले बता देते, तुम्हारे घर 4 लोगों की भी जगह नहीं, हम नहीं आते, हमको जुगाड़ कर लेते। देश के लोग ही कहेंगे संविधान से कि यार पहले ही हमें कह दो कि तुम्हारी जेब में, कंट्री की जेब में चवन्नी नहीं है, क्यों दिए हुए हमें इतने सारे राइट। हम रोज़ कोर्ट जाते रहते हैं, कोर्ट रोज़ सरकारों को ऑर्डर देता है, सरकारें रोज़ पहुँच जाती कि करवा लो जो करवाना है पूरा, हमारे पास तो पैसे नहीं। तो ऐसे में ना ही देते, चलो इस संविधान को बदलो, क्या करना है ऐसा संविधान, चलो इसको चेंज करें। फिर चेंज करने के नाम पे पता नहीं क्या ही चेंज कर देते। चेंज करते 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 थोड़ा इधर ये भी चेंज करना कि ये जो जुडिशरी आर्टिकल 13 भी चेंज कर दें। फिर ऐसे लोगों को ऐसे समझाते जैसे आज क्या चल रहा है। ऐसे पूरे देश में आप देखिए हर चीज़ को लेकर के सरकार फार्म लॉज पर अपने लेवल पर चल रही हैं। अगर किसानों की बात करें, उनके फार्म लॉज पर अपने लेवल की प्रतिक्रियाएं हैं। सही मायने में अगर हम बात करें तो हमें क्या दिखता है कि एक डेडलॉक हर सिचुएशन में आज आप देखें तो एक ही चीज़ दिख रही है, डेडलॉक, एक कंक्लूजन की तरफ अपनी। तो फिर वहाँ पे ऐसे समझाते कहते ये जो आर्टिकल 13 है ना, सारे आर्टिकल जिंदा रहने दो, इसी को ही ख़त्म करो शॉर्टकट में। ये प्रॉब्लम कर रहा है, आर्टिकल 13 ख़त्म कर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके फिर बैठे रहो। फिर जब उसी जुडिशरी के पास जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी कि तुम्हें आर्टिकल 13 ख़त्म कराया। समझ आई? कुछ भी हो सकता था, उन्होंने चुप करके इसको इधर डाल दिया। बहुत पहुँचे हुए लोग थे वो लोग जिन्होंने संविधान बनाया है। क्रिटिसाइज़ करने के लिए हमारे पास 10 मिनट है। हम चीज़ को पढ़ते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। बनाने वालों ने 70-70 साल के संग्राम किए हैं, उनसे सीखा है। 6 साल की जेल की रातों में बैठ के सीखा कि ये राइट तो मैं पक्का ही दूंगा, आर्टिकल 20 वाला और आर्टिकल 22 वाला।
मतलब 6 साल जेल में सड़ते हुए कहते हैं यार ये तो बहुत ज़रूरत है आर्टिकल 22 की, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। जब उठा करके काले पानी भेज दिए जाते तब कहते थे ऐसे तो कोई भी उठा लिया जाएगा। कहते फिर यार आर्टिकल 22 बनाते हैं, उसमें डालते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। कहते जल्दी डालो, जैसे ही देश बनेगा ये प्रावधान डालो। तो वो भुगत के संविधान देके गए हैं, उन्होंने भुगता है। हम चाय पीते कहेंगे नो लीगल फोर्स, इट्स सिंपल एस्पिरेशन, इट इज़ डस्टबिन। नो नो, इट इज़ नॉट डस्टबिन। लीगल फोर्स होता तो शायद वो डस्टबिन हो जाता, समझ आई? क्योंकि जो चीज़ यूजलेस है वो जाती है डस्टबिन में, यूजलेस चीज़ें डस्टबिन में जाती हैं। यूजलेस चीज़ों को आप वेस्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ पहले यूजलेस होती है फिर वेस्ट होती है, यूजलेस हो जाते तो वेस्ट हो जाते और फिर जाते डस्टबिन में, और फिर वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला पार्ट 4 है वो आपको डस्टबिन लगता, उस पर कानून ना बनते। और वो डस्टबिन नहीं है, इस बात पे प्रमाण हो गया वो इस तरह से कि ऑलमोस्ट हर डीपीएसपी पे आज एक कानून है। वो डस्टबिन नहीं है, याद प्रमाणित है कि ऑलमोस्ट हर डीपीएसपी पे आज एक कानून है, ये गारंटेड है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से कानून है। तो क्रिटिसिज्म तो अपने आप ही जीरो हो गया। डस्टबिन होता तो फिर हम उसको रिस्टोर कैसे करते, लेकिन डस्टबिन में पड़ी हुई चीज़ें यूजलेस थी, हमने भी माना। मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं डस्टबिन भी मान लूँ तो ये उनके वाला डस्टबिन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाला डस्टबिन था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के अकॉर्डिंग ये वो डस्टबिन है जिसमें जो हमने वो यूजलेस चीज़ें डाली हैं जो एक समय के बाद टेक्नोलॉजी डेवलप होने पर रिसाइकल हो सकती हैं और जिन पे कानून बन जाएगा। तो जैसे जैसे देश डेवलप हुआ, पॉलिटिक्स नर्चर हुई, उन्होंने उस डस्टबिन में पड़ी चीज़ों को फेंका नहीं, उन्होंने उसे रिसाइकल किया, यानी कि आज उन पर लॉज बने हैं और आज ये प्रोविजन इफेक्टिव है। तो डस्टबिन कैसे हुआ? आज ये सिर्फ एम एंड एस्पिरेशन कैसे हैं? फिर आर्टिकल 21A कैसे आया? फिर आर्टिकल 45 का कॉन्टेक्स्ट कैसे बदल गया और कंटेंट कैसे बदल गया? फिर तो ये सिर्फ एम एंड एस्पिरेशन ही होना चाहिए था, पर वो तो रियलिटी में बदल रहा है। वो तो आज हमारा एम एस्पिरेशन से हट करके आज हमारा एक इफेक्टिव एक्ट है और हम उसके तहत चल रहे हैं। तो बस यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हर चीज़ को लेकर के कानून बने हुए हैं तकरीबन। सेकंड ये कहते हैं कि इलॉजिकली अरेंज्ड हैं। अब पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से पढ़ा है, मैंने तो लेक्चर जो 2 दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसमें तो सारे लॉजिकली अरेंज करके दिए हैं। इनसे लॉजिक पकड़ा नहीं गया, शायद किसी प्रेजुडिस्ड लॉजिक से चल रहे थे। प्रेजुडिस्ड लॉजिक से चल रहे थे इसलिए नहीं समझ पाए कि 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, 39, उसके बाद इन्हें जंप लगा अचानक से आर्टिकल 40 में पंचायतों का सुन के। कहते पंचायतें किधर से आ गई? आर्टिकल 38 देखिए बात कर रहा है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, 39 कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ खत्म करने की बात कर रहा है, फिर एकदम पंचायतों की बात, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। आर्टिकल 38, 39 इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था। अरे मेरे बच्चे, वो 40 जो बात कर रहा है पंचायतों की, 38, 39 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पूरा ही तब होगा जब पंचायतें होंगी। 90% देश घुसा पड़ा था गांव में और उसमें से 85% लगे पड़े थे खेती बाड़ी में, और उनसे बन रही थी पंचायतें। और पंचायतें एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी देश में जो 2000 साल से पड़ी हुई। जो सब बदला, केंद्र बदले, राज्य बदले, पंचायतें नहीं बदल रही थी। वो तो अंग्रेजों ने भी नहीं बदली। तो उनको ही नहीं रिवैम्प करेंगे तो नया सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर किधर से आएगा? तो इनको फिर समझ नहीं, ये अभी भी खाने में डाल के चल रहे थे, ये इकोनॉमी, ये सोसाइटी, ये पॉलिटी, ये यहाँ पे गड़बड़ा गए। इनका कहना ये है कि इलॉजिकली अरेंज्ड इस वजह से कि कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं। फंडामेंटल राइट में भी ये डिबेट थी ना कि कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे खूबसूरत अंग, उसकी जान और उसकी आत्मा, कि कोई फिलॉसफी कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट फिलॉसफी होती तो फिलॉसफी के रिडंडेंट होते ही कॉन्स्टिट्यूशन डिसलॉज हो जाता, जैसा कि ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने नए मुल्कों में हुआ। कुछ की फिलॉसफियाँ 1 साल के अंदर ही रिडंडेंट हो गई, उस कंट्री से इनकंसिस्टेंट हो गई। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया, अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन तक एक फिलॉसफी कंसिस्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक। ये तो क्लियर है ना कि कोई भी कंसिस्टेंट चीज़ कभी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। मान लीजिए कि 1959 को इनकंसिस्टेंट हो जाती है पॉलिसी, कि जब यूएसएसआर का सोशलिज्म बदल सकता है, जब माओ जेडंग का चाइना 1970s ऑनवर्ड बदल सकता है, तो फिर उनसे सोशलिज्म आ रहा है तो वो इंडिया में इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं हो सकते थे? जब यूरोप का कैपिटलिज्म फैबियन सोशलिज्म में बदल रहा है तो इनकंसिस्टेंसी तो फिर प्रमाणित है। अब अगर कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी डाल देते, वो भी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में, पॉवर्टी और बैकवर्ड जैसी कंट्री में, और वो भी रिलीजन इतने रैम्पेंट,
तो जब फिर इस कंसिस्टेंट पॉलिसी को इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर करके कॉन्स्टिट्यूशन को रिवैम्प करने की बात की जाती, तो उसमें क्या ही प्रोविजन डल जाते, क्या ही हो जाता, किधर से किधर ही निकल लेते, ये कौन सोच सकता है। आसान नहीं है। नेपाल एग्जाम्पल है, नेपाल कब से लगा पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, 2005 से लगा हुआ है। और कितने बना, 2008 में एक रीडिंग हुई, उसके बाद 2015 में क्या हुआ, और आज क्या से क्या रूप बदल गया। जिस नेपाल ने खुद को हमेशा कोशिश की कि ऑलवेज एक न्यूट्रल स्टेट रहेंगे, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस से दूर रखेंगे खुद को, आज वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। तो इतना इजी नहीं होता संविधान बनाना, और वो भी आज के दौर में सिस्टम टोटली चेंज हो चुके हैं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती कि इंडिया के साथ कभी कुछ कंसिस्टेंट ही नहीं है, ये तो पग पग पे बदल रहा है। एक किलोमीटर 4 किलोमीटर चलते हैं तो बोली बदल जाती है, 4 किलोमीटर चलते हैं तो बोली बदल जाती है। इधर से फिलौर से पुल पार करके सतलुज वाला उधर घुसते हैं थोड़ा सा तो पता नहीं क्या ही बोली चल जाती। इधर माधोपुर लखनपुर हो जाते हैं तो बोली बदल जाती। जलंधर में ही थोड़ा इधर से निकल जाओ आगे तो बोलियाँ बदल जाती। जहाँ इतनी इतनी तेज़ी से बोली बदलती, जहाँ पर 7200 बोलियाँ बोल रहे हैं लोग, वो भी जो प्रचलन है 13,000 के अराउंड बोलियाँ हैं, 7200 प्रचलन में चल रही हैं, लगभग 700 तो भाषाएं चल रही हैं, और उनमें से लगभग 22-23 को तो संवैधानिक दर्जे प्राप्त हो रखे हैं। ऐसे देश में ऐसी कोई कंसिस्टेंट चीज़ें नहीं होती, इसलिए तो हमने स्टेट बनाए और स्टेटों को भी संवैधानिक दर्जा दिया और उसको एक ऑटोनॉमस कैरेक्टर दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि कुछ कंसिस्टेंट तो है नहीं अपनी कंट्री, इसकी अपनी यूनिक इनकंसिस्टेंसी ही इसकी एक कंसिस्टेंसी है। लेकिन उस इनकंसिस्टेंसी का कभी भी मतलब ये नहीं है कि इंडिया कैओटिक है। किसने कहा कि इंडिया एमलेस है? किसने कहा कि इंडिया डायरेक्शनलेस है? सरेआम प्रियम्बल बोल रहा है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इनको अचीव करने वाली फिलॉसफी कंसिस्टेंट नहीं है। 1960-70 में इनको अचीव करने वाली फिलॉसफी सोशलिज्म है। 1990 के बाद वो फिलॉसफी हो सकता है कुछ कैपिटलिज्म हो जाए, 2010 के बाद हो सकता है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल हो जाए। एम्स and the aspirations will remain same. So India is not directionless. कुछ लोग कह सकते हैं जिस कंट्री में कोई फिलॉसफी नहीं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में तो एमलेस है, डायरेक्शनलेस है। किसने बोला? अपनी हम एमलेस नहीं है, डायरेक्शनलेस नहीं है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में झलक रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किए गए हैं। सोल उसे एवे नहीं कहा, ऐसे ही सोल नहीं कहा गया, ऐसे ही हार्ट नहीं माना गया, उस पर, उस आत्मा पर ही स्वरूप खड़ा है संविधान का। लेकिन उस स्वरूप को प्राप्त कैसे कर रहे हैं? संविधान के आकार प्रकार को आप, उसके लिए आपको जो जो पोषण तत्व जब जब खाने हैं तब तब खाने हैं। किसने हार्ड एंड फास्ट रूल दिया कि सुबह दोपहर रात को खाना है, इतना इतना लेना? जब जैसी सेहत चल रही है तब वैसा लेना है। मौसम बदल रहे हैं, माहौल बदलेगा। इसलिए कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी ना फंडामेंटल राइट में झलकती है ना इधर झलकेगी। ये कह रहे हैं क्योंकि फिलॉसफी कंसिस्टेंट नहीं, इसकी वजह से कुछ हो रहा है। इन्होंने बताया, कहते क्या हो रहा है? कहते ये हो रहा है कि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल एंड इजी पॉइंट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव पॉइंट्स के साथ रखे हुए हैं। जैसे रनिंग में चल रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और अचानक से उसमें 44 आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये उसको मान रहे हैं कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। ये एकदम से आर्टिकल 44 में डाल दिया। और आर्टिकल 45 क्या बात कर रहा है कि बच्चों को 6 साल से 14 बरस तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दो। ये क्या हो रहा है? दो बातें। ये चल भी सकता है कि 6 से 14 बरस तक तो दे देंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इतना इजी नहीं है, तो उसे 44-45 ये कैसा अरेंजमेंट है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर हाईली रीजन एंड साइंस बेस्ड, लेकिन कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे आर मियरली प्रेजुडिसेस एंड सेंटिमेंट्स बेस्ड। ऐसे थोड़ा ना होता है, सारे या तो रीजनिंग और साइंस बेस्ड हों। इसमें हो सकता है इन्होंने ये कहा हो कि जो सेंटीमेंट और इमोशन बेस्ड है वो ये है कि गौ हत्या निषेध है, और जो रीजंस और साइंस बेस्ड है उसमें बात हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास करना है, नस्लें इंप्रूव करनी है। ये सब अब देश ही नहीं समझ पाए। भारत बड़ा यूनिक चीज़ है, इसमें साइंस भी वो होती है जो सेंटीमेंट्स को सर्व कर दे। इसमें हर तरह का डेवलपमेंट वो है जो आपके एक तरह के विश्वास हैं, बिलीफ सिस्टम है, फेथ सिस्टम है, उसके साथ जुड़ करके चलेगा। देखिए, देश में कुछ रिफॉर्म्स आए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कारण समझा कभी आपने? क्योंकि वो देश के विश्वास प्रक्रिया के साथ जुड़ नहीं पाए, बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाए, फेथ सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो कुछ रिफॉर्म्स तो बड़े भयंकर रहे। देखिए, एक रिफॉर्म देश में आया, वो आपके सामने रखता हूँ। हमारे देश में शिक्षा को अनिवार्य करने की कोशिश की गई, लेकिन आज देखें कितना लंबा समय चला गया
सबके लिए बात कर रहा हूँ, पहले तो शिक्षा अनिवार्य हुई, बच्चे फिर आने लगे, हमें मिड डे मील स्कीम तक चलानी, लेकिन इसमें भी एक रिफॉर्म अभी भी देखिए कई हद तक असफल है। बच्चियों को शिक्षा की बात करें, देश में 1955 से इतना तगड़ा रिफॉर्म है कि लड़कियों का संपत्ति में बराबर अधिकार होगा, देखो आज दिन तक स्वीकार नहीं हो रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। तो देखो इंडिया बड़ा यूनिक है, इसमें कभी भी ऐसे रिफॉर्म्स नहीं चल पाएंगे कि जो बड़े रीजनिंग, ये तो रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड है ही है कि वुमेन को बराबर अधिकार देना।